गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। तो आज हम अपनी क्लास 6 का चैप्टर 17 सांस में बांस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है इस पाठ का नाम? सांस में बांस। अब क्या बोला? एक जादूगर थे चंगलनबा। क्या है? चंकी चंगलनबा। ठीक है, चंकी चंगलनबा अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखाए थे। बहुत से बड़े बड़े करतब दिखाए। जब मरने को हुए, वो मरने वाले थे, तो लोगों से उन्होंने बोला, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया पाओगे। ऐसा बोला। ठीक है, जब तुम्हें मेरे को मैं मर जाऊंगा, तो जब मुझे दफनाया जाएगा तो मेरी कब्र खोद के छठे दिन देखना, मेरी कब्र में तुम्हें कुछ नया मिलेगा। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर क्या किया? पहले नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। ठीक है, क्या मिली उनके कब्र से? क्या मिले? बांस की टोकरियाँ मिली। ठीक है, और वो भी नए नए डिज़ाइन की। बांस भारत में विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बांस होता है भारत में। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? भारत के उत्तरी पूर्व के क्षेत्र के जो जितने भी राज्य हैं, सातों राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदाय के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है, मतलब सारे जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं, जिस सारी कम्युनिटी के, ठीक है, तो उनका किस में बहुत हाथ है? बांस का उनके भरण पोषण में काफ़ी हाथ है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं, यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करते हैं। तो नागालैंड की बात कर रहे हैं वो। नागालैंड के निवासी जो बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चलती हैं वहाँ। तो इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें, मतलब कला से जुड़ी हुई चीज़ें बनाना शुरू की, तो बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव भी हैं, हुए हैं और अब भी हो भी रहे हैं। ठीक है, तो फिर बोलते हैं लेखक की, कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। ठीक है, जैसे डलिया वलिया भी बनती हैं, तो किससे बनती है? बांस से बनती है ना। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले, वो कहते हैं क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बोलते हैं कि जैसे चिड़ियाएँ अपना घोंसला बनाती, उन्हीं से उनको पता चला हो कि कैसे टोकरियाँ बनाई जाती हैं। बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, वो कह रहे हैं बांस से सिर्फ टोकरियाँ नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती है। बांस की खपच्ची, अब देखिए यहाँ पे खपच्ची का मतलब क्या है, रुकिए। तो यहाँ पे क्या बोला है? बांस की खपच्चियों से ना, तो खपच्ची का अर्थ है बांस की तीली। ठीक है, ये ना बांस की खपच्ची, तो इसको आप बोल सकते हो बांस की तीली। ठीक है, बांस की तीली। ठीक है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ बनाई जा सकती, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन और भी बहुत कुछ। ठीक है, बैलगाड़ी बनाए जाते, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। एक जाल से छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है, फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा भी जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे सुंक का आकार ले लें। ठीक है, अब इस सुंक का ऊपरी सिरा जो होता है वो अंडाकार होता है, या ऐसा सुंक ये होता है। तो ऊपरी सिरा क्या होता है इसका? अंडा के जैसा होता है, और निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती है। नीचे के नीचे को खपच्चियाँ गुथी हुई होती है। ठीक है, खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुमने लोगों को ऐसी टोपियाँ, हाँ लोग आपने देखा होगा ना, असम के चाय बागानों में कैसी टोपियाँ पहनते हैं लोग। ठीक है, और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी भी आपने देखी होगी, ऐसे कुछ ये जैसे ये है, इसमें थोड़ा उसका आकार बड़ा होता है, ऐसी कुछ बनी होती हैं। ठीक है, टोकरियाँ बांस की। अब
क्या जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, जुलाई से अक्टूबर खूब बारिश होती है बोल रहे हैं। इन लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त भी होता है, कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त होता है। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं, ठीक है। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट जाते हैं, ये बोल रहे हैं। तो बांस से शाखा और पत्तियां अलग कर दी जाती है और फिर इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती है। जैसे यहाँ पे एक गांठ है तो एक इधर पे, ऐसे कुछ। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियाँ तैयार की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, वो खपच्चियों की लंबाई पहले से तय कर ली जाती है। मसलन आसान जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हेरक गठान से काटा जाता है। हेरक गठान से काटा जाता है, क्या बोल रहे हैं, मसलन मसलन ज़्यादातर, मतलब आसन जैसी जो छोटी चीज़ें होती हैं उनको क्या करने के लिए, उनको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका हेरक गठान से काटा जाता है उससे, ठीक है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाए, जिसमें गठान देखिए मैं आपको गठान का क्या बोला था मैंने, हाँ ओके एक मिनट। क्या बोल रही थी मैं, हाँ लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठान वाली चीज़ें बनाई जाए, ठीक है। तो चीज़ें से वाली खपच्चियों जो होती हैं, लंबी खपच्चियाँ काटी जाए, यानी कहाँ से काटा जाए यह टोकरी की लंबाई पर भी निर्भर करता है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोला, आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। चौड़ी खपच्चियों किसी काम की नहीं होती, ये बता रहे हैं लेखक। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। वो बोल रहे हैं कि जो चौड़ी खपच्चियाँ होती हैं वो किसी काम की नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या करते हैं, चीर कर पतली बना और लचीली बनाया जाता है। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं होता। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना ज़रूरी है। यहाँ फिर 2 दांव काम आता है। खपच्चियाँ बाएं हाथ में होती है और क्या होता है, और जो दांव है वो किस में होता है, दांव दाएं हाथ में होता है, ठीक है। खपच्चियाँ कौन से हाथ में होती है, बाएं हाथ में, और दांव किस में होता है, बाएं हाथ में। और फिर दांव जो है वो खुरपी कहते हैं जिसे ना हम लोग, वो होती है दांव, ठीक है। तो एक खंजर होता है। खपच्ची बता बाएं हाथ में होती है और दांव दाएं हाथ में, आपको पता चल गया। दांव का जो धारदार सिरा होता है, धारी वाला सिरा होता है, खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दांव के एकदम नीचे होती है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं वो, कि दांव से क्या करते हैं, खपच्ची का जो क्या होता है, तारदार, रुके ऊपर देखते हैं क्या था, खपच्ची दांव का धारदार सिरा जो होता है खपच्ची को क्या रखता है, दबाए रखता है। और क्या करता है, और जो तर्जनी वाला हिस्सा जो होता है, देसिनी मतलब जो तर्जनी वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, उसको दांव के एकदम नीचे होती है, ठीक है। मतलब अंगूठा मध्यम वाली जो उंगली होती है, ठीक है, उंगलियों के और उंगली के बगल वाली, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है वो उसके नीचे होती है, दांव के एकदम नीचे, ठीक है हमारे। तो इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाया भी है ये। इस दौरान दायां अंगूठा दांव के अंदर की ओर दबाते हैं और दांव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं होती, प्रक्रिया दोबारा से करी जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। फिर रंगाई करते हैं। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इसके लिए क्या यूज़ होता है, ज़्यादातर गुड़हल। अब गुड़हल क्या है, तो गुड़हल क्या है, अड़हल का पेड़ या फूल, अड़हुल का, और जवा कुसुम
का वो होता है, इमली की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई करते हैं, ठीक है। पहले खपच्चों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाया, आड़ा तिरछा ऐसे रखा जाता है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे रखते हैं। और क्या बोला है, फिर क्या करते हैं, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिज़ाइन बनता है, ठीक है, ऐसे 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 डिज़ाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, टूल बुनना हो तो हरेक बन्ना बाना दो या तीनों के ऊपर और नीचे से जाता है। तो क्या बोल रहे हैं वो, अगर टूल बुनना है, अब टूल का मतलब क्या होगा, देखिए रुके, इससे चेक का डिज़ाइन, हाँ, तो चेक का डिज़ाइन बनता है बोल रहे हैं, और पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह उसे पलंग की निवाड़, पहले तो पलंग की निवाड़ क्या होता है, पलंग की निवाड़, ठीक है। तो पलंग की निवाड़ का मतलब है कि जो पलंग है हमारा, ठीक है, वो उसमें जो चौड़ी पट्टी होती है ना, जिससे पलंग आदि बुने जाते हैं, मतलब बहुत मोटे सूत की बनी हुई होती है चौड़ी पट्टी, वो होती है पलंग की निवाड़। जो हमारा पलंग होता है उसमें जो चौड़ी पट्टी जिससे पलंग बनते हैं, जो हमारे पलंग के चौड़ी पट्टी होती है, वो उसको कहते हैं निवाड़, बहुत मोटे सूत की बनाई जाता है, ठीक है। और फिर क्या हो गया, अब वो की बुनाई, उसकी बुनाई की तरह ये इसके जो डिज़ाइन होते हैं वो चेक के होता है। चेक मैंने आपको बताया ऐसे से, ठीक है, जैसे शर्ट में भी बनते हैं आजकल, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि टूल, जो टूल है उसको क्या करता है, बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है, इससे कई सारे डिज़ाइन बन जाते हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर टूल को बुनना हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, जो हर एक बाना है वो 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है, इससे जो डिज़ाइन होते हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन बनते हैं, ठीक है। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंद लिया जाता है। वो बोल रहे हैं कि टोकरी के जो सिरे होते हैं, उस पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंदते हैं, जैसे चोटी गूंदते हैं ना, एक देखिए चोटी कैसे गूंदते हैं, ऐसे 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 ना, तो ऐसे से गूंदते हैं उसे, या फिर कटे सिरों के नीचे की ओर मोड़कर, या फिर कटे सिरों को जो नीचे की ओर मोड़कर फंसा देते हैं, और हमारी टोकरी तैयार होती है। चाहे तो बेचो या फिर घर में ही काम पर लाओ, ठीक है। तो बोलते हैं या तो हम इसको क्या करते हैं, बेच भी सकते हैं या फिर घर में काम पर भी आ सकती है ये, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट, ठीक है। और ये किसने लिखा है, एलेक्स एम जॉर्ज ने, ठीक है। और इसका अनुवाद किया है शशि सबलोग, ठीक है। तो ये थे सांस सांस में बाँस। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहे थे लेखक इसमें, ये कहना चाह रहे थे कि किस प्रकार जो बाँस की जो बाँस है वो क्या है, क्या करती है, मतलब कितनी कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें बनाने में काम आ जाती है, ठीक है। तो जैसे कि बाँस से पूरी तरह लोग पहले के ज़माने में, आजकल तो कई चीज़ों से बनती हैं ऐसे कलात्मक चीज़ें, तो बाँस से क्या होता था, पहले पूरी तरह लोग बाँस पर निर्भर होते थे। हम बाँस उगने व चीज़ें बनाने वाली जगहों की तस्वीरों अखबार और टेलीविज़न में देखते भी हैं। देखो उनके इलाकों में चारों तरफ बाँस के झुरमुट होते हैं, ये झाड़ियाँ नज़र आती हैं, लोग बाँस के बने घरों में भी रहते हैं, बाँस की बनी टोपियाँ भी पहनते हैं लोग, ठीक है, ठीक है। तो बाँस जो हमारा पाठ का शीर्षक था है ना, सांस में बाँस होना, तो इसका मतलब है कि बाँस पर पूरी तरह से निर्भर होना, मतलब हर जो व्यक्ति था उस समय वो किस पे, बाँस पे निर्भर था। देखिए यहाँ पे बताया, बाँस से मेरा रिश्ता, बाँस का झुरमुट मुझे अमीर बना देता है, इसमें मैं अपना घर भी बना सकता हूँ बाँस से, ठीक है। बाँस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ, सूखे बाँस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ।
बांस का कोयला जलाते हैं, बांस का अचार खाता हूँ, बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा, पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए ही पाई थी, और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे मतलब मरने के बाद फूका जाता है। तो ये बोल रहे हैं लेखक। तो मतलब ये जो इस पाठ में था उसका ये बताया गया कि बांस से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, अब हम प्रश्न उत्तर पर आए। तो अब क्या बोला है इसमें कि बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है, बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती। देखिए, 3 साल और उससे अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा कहते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट जाते हैं। युवा बांस मुलायम होते हैं सॉरी, और उसे सामान बनाने के लिए किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है। ठीक है, लचीलापन होता है मतलब उसमें। बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? तो बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक मुझे जो लगी है वह है मछली पकड़ने वाला जाल, जकाई। इसकी बुनावट बहुत कठिन होती है, लेकिन इससे मछलियाँ जिस तरह फंसाई जाती है वह भी बहुत आश्चर्यजनक बात है। ठीक है, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी, ये पूछ रहे हैं। तो आप देखिए, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में तब आरंभ हुई थी जब से इंसान ने हाथ से कलात्मक चीज़ें बनाना आरंभ की, और जब मानव घूम घूम कर भोजन एकत्र किया करता था। भोजन के लिए उसे एक डलियानुमा वस्तु की जरूरत पड़ी होगी, तभी उसने बांस की बुनाई से डलिया बनाई। बाद में वह कलात्मक वस्तुएं बनाने लगा। ठीक है, अब क्या है, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है। अटलस में देखो बांस भारत के कई भागों में बहुत अधिक मात्रा में होता है, मुख्यतः उत्तर पूर्वी 7 राज्यों में। ये राज्य जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जिनके बारे में आपको पाठ में शुरू में ही बताया था वो है अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। इन राज्यों में होती है। ठीक है, बांस। अब क्या बोले निबंध से आगे, बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे की पहचान कर सकते हो। संगीत, मच्छर, फर्नीचर, प्रकाशन, एक नया संदर्भ। संगीत, बांस से संगीत के लिए बांसुरी और शहनाई बनाई जा सकती है। ठीक है, बनाई जाती है, सकती क्या है, बनाई जाती है। और मच्छरदानी लगाने के लिए भी बांस की आवश्यकता होती है। फर्नीचर, बांस से फर्नीचर भी बनाया जाता है। प्रकाशन के लिए बांस से कागज बनाया जाता है। ठीक है, और एक नया संदर्भ, अब बांस से खिलौने, बर्तन, मकान और भी अचार भी बनता है। इस लेखक में दैनिक उपयोग की चीज़ों बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है आपको बता रहे हैं। जैसे चमड़ा, इससे क्या बनाते हैं, तो जूता बनाया जाता है, पर्स बनाई जाती है, बेल्ट और बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं। ठीक है, के कवर, घास के तिनके, चटाई, खिलौना, टोकरी, पेड़ की छाल से क्या, कागज, अगरबत्ती, मिट्टी के बर्तन होते हैं, मकान होता है, खिलौना होता है, गोबर के उपले होते हैं, घर की लिपाई पुताई भी गोबर से होती है, खाद भी गोबर से बनती है। और चमड़े को काटकर और घिसकर जो होता है, हम क्या करते हैं, इसमें बोले इनमें से किसी भी एक या दो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए आप एक चीज़ बनाने का तरीका देखो। आपको बोला है कि इनमें से कोई चीज़, तो मैं चमड़े का बताती हूँ आपको। चमड़े को क्या करते हैं, काट कर और घिस कर पर्स तथा थैले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या प्रश्न 3, जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविज़न के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में आती है। देखो, सांस में बांस होने का अर्थ है बांस पर पूरी तरह निर्भर होना। हम बांस उगने व चीज़ें बनाने वाली जगहों की तस्वीरें अखबार और टेलीविज़न में देखते रहते हैं ना। उनके इलाकों में चारों तरफ क्या होता है, बांस होती है। ठीक है, बांस पर उनका व्यवसाय चलता है। बांस की बनी सामग्री वे बाजार में बेचते हैं, जैसे कि टोकरी, जाल, चटाई, खिलौने। उनके घरों के आसपास बांस की खपच्चियाँ बिखरी दिखाई देती हैं। वे अधिकतर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बांस पर निर्भर होते हैं।
अनुमान और कल्पना देखने हैं आपको। इस पाठ में कई हिस्से हैं जहाँ किसी काम को करने का तरीका समझाया गया, जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक सुंक का आकार ले लें। इस सुंक का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है और निचले नुकीले सिर पर खपच्चे एक दूसरे में गुथी होती है। इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर दो। यदि अंदाज लगाने में दिक्कत हो तो आपस में बातचीत करो। बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछा है। देखो अब क्या है, शंकु के आकार वाले अर्थात बड़े मुंह वाले जाल में अधिक मछलियां आ जाती है, तो इसलिए बांस से बनाए शंकु के आकार में जाल का उपयोग किया जाता है। और छोटी मछलियों के लिए होता है। फिर क्या बोला है, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है, तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है? ऊपरी अंडाकार होता है और नीचे वाला जो होता है हिस्सा वो परिधि वाला वृत्ताकार दिखाई देता है। ठीक है, क्या बोला, इस जाल में मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है? जाल में मछलियों की संख्या बहुत होती है। मछलियों से भरे जाल से टूट जाने का डर होता है, इसलिए इस जाल से मछलियों को पकड़ने वाले को धीरे धीरे चलना पड़ता है। तेज चलने से मछलियां जाल में टकराएंगी और वापस जल स्रोत की ओर जा सकती हैं। ठीक है, अब शब्दों पर गौर करिए। हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफर, आड़ा तिरछे डलियानु कहे मुताबिक। हाथों की कलाकारी मतलब बांस से जाल से वस्तुओं का निर्माण हाथों की कलाकारी से ही होता है। हाथों की कलाकारी मतलब हाथों में सुंदरता होना। घनघोर बारिश मतलब सवेरे से घनघोर बारिश मतलब मूसलाधार बारिश, तेज बारिश। बुनाई का सफर, बांस की बुनाई का सफर आदि मानव काल से चला आ रहा है। ठीक है, और आड़ा तिरछा मतलब बांस को आड़ा तिरछा कर देना है, अलग अलग वस्तु का निर्माण होता है। डलियानुमा टोकरी काफी उपयोगी है। और क्या बोला है, कहे मुताबिक, आपके कहे मुताबिक हमने अपना कार्य कर लिया। ठीक है, अब व्याकरण, बुनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बने। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घसाई भी मूल शब्द के विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे तीन तीन शब्द बनाए। बुनावट से बुनना मतलब कुछ बुनते हैं। लिखावट, नेहा की लिखावट अच्छी है, उसकी बुनावट अच्छी है, बोल सकते हैं। दबाव, हमें बच्चों पर पढ़ाई का दबाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, दबाव कैसे बन रहा है वैसे, दब प्लस आओ से, धन कहते हैं जिसे हम, दब धन आओ। प्रत्यय क्या है इसमें, आओ। नुकीला है तो इसमें प्रत्यय ईला है, नुक धन ईला। ठीक है, बड़ी की मात्रा ल में आकर डंडा। बुनावट में बुन प्लस आवट मतलब बुन धनावट। ठीक है, इनकी। अब घिसाई है, घिसाई में क्या होगा, घी प्लस आई, आ बड़ी ई। ठीक है, घिसाई। ये हो गए शब्द कुछ। अब बोला नीचे पाठ में से कुछ दिए गए, पाठ में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। हम यहाँ बांस दो चीज़ों का जिक्र कर पा रहे हैं, ये ध्यान से देखिएगा जिन शब्दों में अंडरलाइन करिए। ठीक है, मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती है। रेखांकित शब्दों को ध्यान से, इन बातों को अलग ढंग से लिखो। बांस की चीज़ें बनाने का चलन खूब था। बांस की चीज़ों को बनाने की परंपरा थी। हम यहाँ बांस की एक दो चीज़ों का ही जिक्र कर पाए, तो हम यहाँ बांस की एक दो चीज़ों का चर्चा कर पाए। मसलन आसन जैसी, उदाहरण के लिए आसन जैसे छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गांठ से काटा जाता है, ये बोल सकते हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ बनाई जाती है। खपच्चियों से विभिन्न प्रकार की टोपियाँ बनाई जाती है। ठीक है, अब क्या है, तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं? बाकी उंगलियों को, अंगूठे के बगल वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं। बाकी उंगली को क्या कहते हैं? सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में आपको लिखने हैं। तर्जनी हाथ के अंगूठे के साथ वाली उंगली को कहते हैं। बाकी उंगलियों के मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, अंगुष्ठा कहते हैं। ठीक है, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये 5 उंगलियों के नाम हैं। इन्हें पहचान कर सही क्रम में लिखना है आपको, या आप स्वयं करें। अंगुष्ठा, उसके बाद आती है तर्जनी, उसके बाद आते मध्यमा, फिर अनामिका,
कनिष्ठ, मतलब आपको करना कनिष्ठा अनामिका, ये आपको स्वयं करना है, क्रम में लाना है पेपर में सी। ठीक है, तो चलिए आपका पाठ यहाँ पे ख़त्म हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ कठिन शब्द भी थे जिनके अर्थ आपको मैंने बताए हैं, कुछ के शायद ना बता पाए हों। तो अगर आपको दिक्कत आए तो आप देखिएगा पाठ, आपकी जो पुस्तक है वसंत पुस्तक, उसके अंत में आपको काफ़ी जो वो हैं कठिन शब्द हैं उनके अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, चलिए।